हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। हमारा चैनल बेइंतहा कोशिश करता है कि आपको पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई भी बाधा का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमारे चैनल पे आपको जितने भी वीडियोस दिए जाते हैं वो 100% फ्री होते हैं। इसके लिए हम कुछ भी पेमेंट की मांग नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं करते कि आपको 2 वीडियो दिखाएं और उसके बाद आगे के वीडियो देखने के लिए आपसे ये बोले कि आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। आपको हमारा चैनल 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। ये सिर्फ आपकी क्लास नहीं, ये किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, स्टेट बोर्ड्स, ओलंपियाड, एनटीएससी टोटल 100% फ्री है। आप जितने वीडियो जब चाहें, जितनी बार देखना चाहें देख सकते हैं। टोटल फ्री है ये। तो आते हैं आज के वीडियो पे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो हमारा वीडियो है वो है क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव सिलेबस की हमारी पूरक पुस्तिका अंतराल भाग 2 का। इसमें पाठ 2 है आरोहण। ये पाठ हमारे सामने संजीव जी ने रखा है। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि ये है क्या। इससे पहले हमने इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन पहले पढ़ा हुआ है। आज हम इसका क्विक रिवीजन कर रहे हैं फटाफट, क्योंकि हमारे एग्जाम टेस्ट होते रहते हैं तो हमें लगता है कि फटाफट हम रिवाइज कर लें। तो ये फटाफट हम इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। तो इस चैप्टर को जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो हमने अलग अलग जो घटनाएं घटी हैं उसके हिसाब से ये पूरा चैप्टर रेडी कर दिया है आपके लिए। उससे पहले इस कहानी की स्टोरी को आप थोड़ा समझ लीजिए, कौन कौन से कैरेक्टर हैं, क्या है इस कैरेक्टर में। इस कहानी में 2 भाई हैं, रूप सिंह और भूप सिंह। रूप सिंह जो है वो बचपन में ही अपने घर को छोड़ के भाग गया होता है और आज काफ़ी साल बाद अपने फ्रेंड शेखर कपूर के साथ वापस आता है। ठीक है, ये 2 कैरेक्टर आपके ये हो गए। भूप सिंह और शैला, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होते हैं। इनका एक बेटा है महिप। महिप ने अपना घर छोड़ दिया। कारण ये था कि उसकी माँ ने सुसाइड कर लिया। कारण क्योंकि उसके पिता यानी कि भूप सिंह ने जो है वो दूसरी औरत घर पर ले आए थे और इस बात से वो बहुत आहत हो गई थी और उसने आत्महत्या कर ली। तो इस बात से बहुत ज़्यादा महिप दुखित हो जाता है और वो अपने घर को छोड़कर काफ़ी छोटी उम्र में ही काम करने लगता है। तो जब रूप सिंह और शेखर घर आते हैं, इतने सालों बाद अपने गांव माही वापस आते हैं, तो उनके लिए घोड़े भी महिप प्रोवाइड कराता है। जबकि महिप नहीं जानता कि रूप उसका चाचा है और रूप नहीं जानता कि महिप उसका भतीजा है, क्योंकि रूप बहुत पहले ही वो छोड़कर चला गया था। तो ये कैरेक्टर है सारे, हमने आपको बता दिए कहानी में कौन कौन है मेन लीड में। तो अब इस कहानी को पढ़ना हम शुरू करते हैं। पहला है रूप सिंह का गांव के लिए प्रस्थान। वो गांव आता है काफी सालों बाद। रूप सिंह पूरे 11 वर्ष बाद अपने गांव माही जाने के लिए अपने मित्र शेखर कपूर के साथ, जो उनके गॉडफादर कपूर साहब का पुत्र और आईएएस ट्रेनी है। यानी कि जब रूप ने अपना घर छोड़ा था तो वो कहाँ चला गया था? मसूरी चला गया था। और मसूरी में जाकर उसने पर्वतारोहण एजेंसी में लोगों को पर्वतारोहण सिखाने का कार्य किया था। वो एजेंसी किसकी थी? वो थी कपूर साहब की। उन्हीं का पुत्र है शेखर कपूर, जो आईएएस ट्रेनी है, यानी आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है। बस से देवकुंड स्टॉप पर उतरता है। वहीं से माही 15 किलोमीटर दूर है। मतलब उन्हें देवकुंड पर उतरना है और फिर 15 किलोमीटर उन्हें आगे जाना है माही गांव के लिए। आज भी वहां जाने के लिए सड़कें ना थी और पर्वतों के दुर्गम रास्तों को पार करके ही वहां जाया जा सकता था। रूप सिंह शेखर को पैदल गांव ले जाना अपनी व गांव की तौहीन समझता था, क्योंकि वह जानता था कि पैदल चलकर 10,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने में सुबह से शाम हो जाएगी। अब क्या था, वो वहां पहुंच जाता है और देवकुंड के बाद उसके गांव जाने के लिए अभी भी रास्ते नहीं थे। अब उसे पर्वतों के टेढ़े मेढ़े रास्ते पे चढ़कर अपने गांव तक पहुंचना था। वहां तक कोई कन्विंस नहीं जा सकता था। अब वो सोचता कि मैं अपने फ्रेंड को लेकर आया हूँ तो पैदल लेके जाऊंगा तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए वो जो है ना वो, और दूसरा बात ये थी कि वहाँ से 10,000 फीट की ऊंचाई पे जाना था। अगर वो अभी इस शुरू करते तो उनको सुबह से लेकर शाम लग जाती इतना डिस्टेंस पार करने में। शेखर अपनी दूरबीन से पहाड़ों के सौंदर्य का अवलोकन कर अपनी आंखों को तृप्त कर रहा था। इसी बीच चाय पीते हुए रूप सिंह चाय वाले से पूछता है, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? चाय वाले के कहने पर वहीं पत्थरों की सीढ़ियों पर अकेला बैठा महिप कुछ ही देर में 2 घोड़ों लिए वहां पहुंचता है। अब क्या है, शेखर दूरबीन से सारे पहाड़ों के नज़ारे ले रहे होते, चाय पी रहे होते, तो चाय वाले से पूछता है कि भाई घोड़ा मिल जाए चलने के लिए। तो वहीं पे महिप बैठा होता है और महिप थोड़ी देर में वहां पर 2 घोड़े लेकर आ जाता है शेखर कपूर के पास में और
रूप सिंह के पास में। पर्वतीय यात्रा का प्रारंभ। अब देवकुंड बस स्टॉप से उन्हें माही गांव तक जाना था। इस यात्रा का अब ये लोग शुरुआत करते हैं। क्या होता है, घोड़ों पर सवार होकर दोनों मित्र पहले पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। महीप शेखर के घोड़ों के साथ साथ पैदल आगे बढ़ता है। ठीक ठाक रास्ते वाले इस पहाड़ से उतरने के बाद चढ़ाइयों ढलानों के बीच धूप छांव का खेल शुरू हो जा गया। पहाड़ों पर जहां तहां बने घर कुकुरमुत्ते से प्रतीत हो रहे थे। सामने बादलों से घिरे पहाड़, नीचे बहती सूपनी नदी और उसके आसपास की हरियाली के मध्य स्थानीय भाषा में किसी स्त्री के मधुर कंठ से गाए जाने वाले लोकगीत को सुनकर दोनों मित्र मंत्रमुग्ध हो गए। तो अब क्या होता है, जब ये लोग घोड़े पे बैठकर शुरू करते हैं चढ़ाई, तो कभी भाई चढ़ाई है, कभी ढलान है, कभी चढ़ाई है, कभी ढलान है, ऐसे से पहाड़ों पे जाना था। तो अब धूप भी आ रही है, छाँव भी आ रही है, तो पूरे नज़ारों का आनंद लेते हुए लोग जा रहे थे। इधर उधर कहीं घर बने थे, तो जैसे लग रहा कुकुर मुत्ते जो मशरूम सूखते हैं ना पहाड़ों पे, उस तरीके से प्रतीत हो रहे थे सारे नज़ारे। इसी बीच में कुछ स्थानीय औरतें जो हैं गाना गाती सुनाई देती हैं, तो वो और भी अच्छा माहौल बना देते हैं। तो इन सभी का आनंद लेते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं। गीत में घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कोहरे की पहाड़ियों में ना लगने का अनुरोध कर रही है और प्रतिक्रिया स्वरूप कोहरा उसे पहाड़ों में ना जाने की सलाह दे रहा है। कूरा हिलांस पक्षी से भी पहाड़ियों में ना बसने की बात कर रहा है। रूप सिंह शेखर को गीत का अर्थ समझाता है और अपने बचपन की यादों में खो जाता है। अब वो पहाड़ी भाषा से अवगत था रूप सिंह, शेखर नहीं जानता था। तो रूप सिंह जो है, वो जो लड़की गाना गा रही थी उसको ट्रांसलेट करता है। क्या ट्रांसलेट करता है, वो कहता है कि गीत से वो घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की, यानी कि जो पहाड़ी लड़की है, वो गीत द्वारा कोहरे को पहाड़ी में ना लगने का अनुरोध करती है, कि कोहरे से बोल रही है कि तुम पहाड़ी पर नहीं आओ। और कोहरा क्या बोल रहा है लड़की से, कि तुम जो है वो पहाड़ों पर मत जाओ, ये होता है। और कोहरा हिलांस पक्षी को भी पहाड़ी पर नहीं बसने का अनुरोध करता है, कि तुम यहाँ पर बसोगे तो तुम्हारा घर भी तबाह हो सकता है, इसलिए तुम भी यहाँ पर मत बसो। तो इस तरीके से वो सब ट्रांसलेट करते हुए आगे बढ़ रहा होता है। भूप दादा को धक्का देना। अब रूप सिंह ने एक बार बचपन में अपने भूप दादा को धक्का दिया था। जब वो रास्ते में जा रहा होता है तो वो जगह पड़ती है और वो देखकर उसको वो सारा याद आ जाता है। तो क्या वाकया था, देखते हैं। रूप सिंह चलते चलते अचानक उस जगह ठहर जाता है जहां उसने अपने बड़े भाई भूप दादा को धक्का दिया था। वह शेखर को बचपन की उस घटना से अवगत कराता है जब एक बार वह घर से भागकर देवकुंड चला गया था और भूप दादा उसे खोजकर इसी रास्ते से हाथ पकड़कर उसे घर ले जा रहे थे। इसी स्थान पर उसे अपने भैया को छुटकारा पाने के लिए उन्हें धक्का दे दिया था। वह भूप दादा के साथ ढलान से लुढ़कते हुए एक पेड़ पर जा अटका था, जिससे दोनों की जान बच गई। वहां से ऊपर सुरक्षित स्थान पर आकर भूप दादा ने उसकी ओर अपनी खरोंचों पर पत्तों का रस डाला था। भूप दादा इस घटना के लिए खुद को कसूरवार समझ रहे थे। उन्हें लग रहा था यदि उन्होंने रूप सिंह का हाथ न पकड़ा होता तो वह गिरने से बच जाता। इस घटना के बाद उन्होंने उसका हाथ छोड़ दिया था। महीप वहीं खड़ा चुपचाप रूप सिंह की बातें सुन रहा था। अब क्या था, रूप सिंह जो है ना एकदम रास्ते से जा रहा था। भाई रास्ता था देवकुंड से लेके उसके घर तक का, तो रास्ते में एक जगह ऐसी पड़ती है कि वो वहां पे ठहर जाता है। उसे अपने बचपन का एक वाकया याद आ जाता है जहां पर उसने अपने दादा भूप सिंह, दादा है मतलब बड़े भाई को धक्का दे दिया था। एक बार ऐसा हुआ कि वो, अब ये सारा वाकया जो है वो अपने दोस्त शेखर कपूर को बताता है। क्या बोल रहा होता है कि एक बार बचपन में जो है रूप सिंह अपने घर से भागकर, माही गांव से भाग के देवकुंड आ गया था, जहां पे वो लोग उतरे थे बस से, वहां आ गया। तो भूप दादा जो हैं वो उसको खोज कर देवकुंड से अपने गांव इसी रास्ते से लेकर जा रहे थे। फिर वो जगह दिखाता है जहां पर उसने जो है ना अपने दादा को धक्का दे दिया था। अब धक्का देने के कारण क्या हुआ, वो लोग गिरे, ढलान थी, नीचे गिर जाते, नीचे पहाड़ में से नीचे गिर जाते तो मर जाते। मगर क्या हुआ, एक पेड़ था, उस पेड़ के सहारे दोनों टिक गए जाके और उनकी जान बच गई। फिर रूप और भूप दोनों ऊपर आते हैं, जितनी खरोंचे वगैरह लगी होती है उस पर भूप दादा रस लगाते हैं, पत्तों का रस, जो औषधि के काम आता है। फिर अब इस सब के लिए जो है भूप सिंह अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे कि अगर मैंने हाथ ना पकड़ा होता तो शायद रूप नीचे नहीं गिरता, मैं गिर गया तो गिर गया, जाने दो, लेकिन रूप तो बच जाता, उसको चोट नहीं आती। जब ये सब होने के बाद जब ऊपर आए तो भूप ने अब उनका हाथ छोड़ दिया था कि अब तुम जो है बिना हाथ पकड़े चलोगे। अब जब ये सारी कहानी सुना रहा था तब महीप ये सारी कहानी वहां पे खड़े होकर सुन रहा था।
तब उसे ये चीज पता चलती है कि ये जो व्यक्ति है ये मेरा चाचा है, यानी कि रूप सिंह जो है उनका चाचा है। ये महीप को पहली बार पता चलता है। पर्वतारोहण की बातें, अब ये चूंकि एक तरीके से पर्वतारोहण तो कर रहे थे, तो ये क्या क्या हुआ था इस बात पे, वहां से आगे बढ़ने पर दोनों मित्र पर्वतारोहण पर चर्चा करने लगते हैं। भाई इस समय वो पहाड़ पे चढ़ाई कर रहे थे, रूप सिंह भी पर्वतारोहण कंपनी में ही काम करता था। तो वस्तुतः भूप दादा के साथ घटी उक्त घटना के 1 वर्ष बाद रूप सिंह की भेंट शेखर के पिताजी से हुई थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी ही बदल गई। रूप सिंह ने पर्वतारोहण की शिक्षा शेखर के पिता से ही पाई थी। शेखर द्वारा रूप सिंह ने उसी समय पहाड़ पर चढ़ने की तकनीक के विषय में पूछने पर वह उसके प्रश्न का उत्तर दिए बिना उसी से यह प्रश्न पूछ लेता है, जिस पर वह एक परीक्षार्थी की तरह पहाड़ पर चढ़ने के सिद्धांतों को याद करके रूप सिंह को पहाड़ पर चढ़ने की तकनीक बताने लगता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि वो दोनों पर्वतारोहण पे जो है आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं कि भाई हमने सीखा। तो वो बताते हैं कि जो ये घटना घटी गिरने की, इसके 1 वर्ष बाद ही जो है वो शेखर कपूर के पिताजी से रूप सिंह की मुलाकात हुई थी और उन्होंने ही पर्वतारोहण की पूरी नॉलेज रूप सिंह को सिखाई थी। तो ये डिस्कशन चल रहा होता है, दोनों में वार्तालाप होती है, प्रश्न उत्तर होता है। तो किस तरीके से रूप सिंह पूछता है कि भाई कैसे सीखा, तो इसके बदले में शेखर कपूर खुद उल्टा रूप सिंह से पूछ लेता है कि आखिर इसकी तकनीक बताओ। तो पर्वतारोहण के संबंध में रॉक पिट एंड एंकर, रोप लैंडर, गार्डेलिंग, फ्री पैडलिंग आदि की चर्चा करते करते दोनों मित्र पहाड़ से सटे सकड़े मार्ग पर आ पहुंचे, जहां चलने में थोड़ी सी भी भूल करने का अर्थ था नीचे बहने वाली संकरी नदी में गिरना। शेखर डर के मारे घोड़े से उतरना चाहता था, पर महीप ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब ये लोग पर्वतारोहण के जो जटिल शब्द होते हैं उनके सारे डिस्कशन करते हुए चल रहे थे। एकदम से ये लोग एकदम सकरे रास्ते पर आ गए कि अगर जरा सा डिसबैलेंस हुए तो नीचे संकरी नदी बह रही थी, उस पर गिर जाते। तो अब रूप सिंह घोड़े से उतर जाना चाहता था, लेकिन महीप ने मना किया कि नहीं, आप घोड़े से मत उतरिए, क्योंकि घोड़े को पता था कि उसे कैसे चलना है। वह अपने दोनों घोड़ों हीरू और वीरू को पुचकारता हुआ संभल संभल कर आगे बढ़ने का निर्देश दे रहा था। तभी सामने से भेड़ों के साथ भोटिया कुत्ते को आता देखकर दोनों मित्रों को घोड़े से उतरना पड़ा। अब क्या हुआ, महीप ने मना कर दिया कि नहीं, आपको नहीं उतरना है, लेकिन जो है वो आराम से पुचकारता दोनों घोड़ों के लिए। इन सामने से भेड़ों को खदेड़ने के लिए पहले लोग नहीं, कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, वहां तो भोटिया कुत्ते उनको बोला जाता है, वो भेड़ों को लेके आ रहे थे। तो अब जब इतने सारी भेड़ें आ रही हैं तो हार कर उन लोगों को घोड़े से उतरना पड़ा। अब वो लोग को पैदल चलना था। रूप का शैला से प्रेम। अब शैला जो महीप की माँ है और भूप सिंह की वाइफ, रूप भी उसको बहुत पसंद करता था। तो ये कैसे हुआ, ये देखिए। महीप की नजरें खतरनाक कुत्ते पर थीं और दोनों मित्रों की भेड़ें हाँक रही सलोनी लड़की पर। महीप क्या है, वो कुत्तों पर ध्यान रखे था और दोनों जो मित्र थे रूप सिंह और शेखर, उन भेड़ों के साथ एक बहुत ही सुंदर लड़की थी, उन दोनों की नजरें उस लड़की पर थी। शेखर के पूछने पर क्या उसने कभी प्रेम की भी चढ़ाई चढ़ी है, रूप सिंह अपने पुराने दिनों को याद करता हुआ शैला का उल्लेख करता है, जो उससे उम्र में काफी बड़ी थी पर उससे मन ही मन प्रेम करता था। वह बताता है कि उसे बाद में पता चलता है कि शैला उससे नहीं बल्कि उसके भूप दादा से प्रेम करती है। तो शेखर पूछता है क्या तुमने भी कभी प्रेम किया था, तो वो बताता है कि हाँ, एक लड़की थी शैला, मैं उससे प्यार करता था, लेकिन वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी थी, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो उसके बड़े भाई भूप से प्यार करती होती है। शेखर को यह सब बताता हुआ वह उस छोटे से मैदान को ढूंढने लगा जहां वह भेड़ें चराया करता था, लेकिन महीप उसे बताता है कि अब वह मैदान पहाड़ में धंसने से दब गया है। रूप सिंह अपनी प्रेम की निशानियों को खोकर दुखी होता है। शेखर द्वारा वहां के दृश्य अत्यंत मनमोहक कहने पर वह शेखर से कहता है कि पांडव इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे। सुरगी यानी स्वर्ग इसी क्षेत्र का आखिरी गांव है और उसके थोड़े आगे स्वर्गारोहिणी है, और वह महीप के विषय में सोचने लगता है। तो अब क्या होता है, वो उसने बताया कि भाई शैला से वो प्यार करता होता है, लेकिन वो शैला जो है भूप से प्यार करती होती है। फिर वो मैदान खोजने लगता है जहां पर वो यानी कि रूप सिंह भेड़े चराया करता था, लेकिन महीप बताता है कि कुछ साल पहले पहाड़ धंस गया था, इस कारण से वो मैदान
जो है गायब हो गया। अब वो वहीं पे क्या कहते हैं भेड़ चढ़ाता था, वहीं वो शैला को देखता था, तो वो उसके प्यार की निशानी थी, वो सब खो गया था, तो उससे बहुत दुखित था। लेकिन शेखर जो है, उसके फ्रेंड जो है, वो आसपास के सभी मनमोहक दृश्यों का नज़ारा ले रहे होते हैं। और फिर उसके बाद रूप सिंह बताते हैं कि जो पांडव हैं इसी मार्ग से स्वर्ग गए थे, यानी कि सुर्गी ये, और आगे ही स्वर्गारोहिणी जो है गांव है, और वो आखिरी ये गांव है, ये बताया जाता है। फिर उसके बाद ये बताते हुए वो महीप के बारे में सोचने लगता है। महीप उन लोगों को लेके जा रहा था, भाई वो आदमी ये तीन ही लोग तो चल रहे थे, तो वो महीप के बारे में सोचने लगता है रूप। महीप की उदासीनता। अब महीप के बारे में क्या चीजें होती हैं देखिए। रूप सिंह और शेखर महीप के घर परिवार के बारे में जानना चाहते थे, पर महीप इन बातों के प्रति उदासीन था, वो नहीं बताना चाहता था। वह यह कहकर दोनों मित्रों को चुप करा देता है कि साहब बात मत करो, रास्ता बहुत ही खराब है। वस्तुतः शेखर महीप के द्वारा इतनी छोटी उम्र में लैंडस्लाइड वाले खतरनाक रास्तों से होकर इतनी दूर आने जाने को लेकर चिंतित था। तो वो पूछता है कि भाई तुम्हारे घर में कौन है, तो बताने में कहता है कि आप चुप रहिए, रास्ता बहुत खतरनाक है। और शेखर और रूप इसलिए टेंशन में थी कि भाई लड़का छोटा है और इतने लैंडस्लाइड वाले जगह पे ये ऐसे काम कर रहा है, क्या इसके घर में कोई चिंतित नहीं होता है। आगे बढ़ने पर जब घोड़े झरने पर बहता पानी पीने लगते हैं, तब महीप भी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। इस क्रम में दोनों मित्र घोड़ों से उतर जाते हैं। रूप शेखर को बताता है कि जब वह महीप की उम्र का था तब कपूर साहब ट्रेनिंग के लिए इधर आए थे। अब आगे जाकर थोड़ा सुस्ताते हैं, भाई घोड़े भी सुस्ताते हैं, वो भी पानी पीते हैं, महीप भी पानी पीता है, दोनों उतर जाते हैं। तो बताते हैं कि भाई जब रूप सिंह बताता है कि मैं जब महीप की उम्र में था ना, तभी उनके पिता उन्हें मिले थे और उन्होंने उनको ट्रेनिंग देना शुरू किया था। उनके राह भटक जाने पर उसने उन्हें पहाड़ पहुंचाया था और वह उनसे खुश होकर उसे अपने साथ मसूरी ले गए थे। तो एक बार जब पहली बार मिले थे ना, तो इन्हीं रास्तों पे मिले थे और वो अपना रास्ता भटक गए थे। तो रूप सिंह ने उन शेखर कपूर के पिता को रास्ता दिखाया था। इस बात से शेखर कपूर बहुत खुश, शेखर कपूर के जो पिताजी हैं ना, वो बहुत खुश हो गए थे और फिर वो उनको मसूरी ले गए और वहां पे जाकर उन्होंने ट्रेनिंग दी थी। महीप के कहने पर दोनों घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ने लगते हैं। वहां से माही 1.5 किलोमीटर दूर था। रूप गांव के जितना करीब पहुंच रहा था उतना ही वह अपने बाबा, माँ, भूप दादा सहित घर, खेत, केदार काठा और दुर्योधन जी के मंदिर को याद कर भावुक होता जा रहा था। अब जहां पे ये लोग रुके थे सुस्ताने से, वहां से जो है 1.5 किलोमीटर माही गांव था। महीप बोलता है आप लोग घोड़े पे बैठ जाइए, वो लोग घोड़े पे बैठ जाते हैं। अब धीरे धीरे जैसे ही रूप सिंह अपने गांव के करीब पहुंच रहा था, तो उसे सब लोग याद आने लगे, माँ, पिताजी, उनका घर, आसपास के मंदिर, दादा, तो सब उसको याद आ रहा था और वो बहुत ही भावुक होता जा रहा था, इमोशनल होता जा रहा था। अब क्या, माही गांव में प्रवेश। अब जो माही गांव पहुंचना था, अब ये माही गांव में जैसे प्रवेश होता है तो वहां पर क्या होता है। गांव में पहुंचे 2 अनजान व्यक्तियों को देखकर कुछ लोग वहां जमा हो गए। रूप सिंह एक एक कर उन चेहरों को पहचानने की कोशिश कर रहा था। दोपहर के 3 बज चुके थे। रूप सिंह ने 10-10 के 12 नोट थमाते हुए महीप को रात भर वहीं रुक जाने के लिए कहा, मगर उसने उनकी बात अनसुनी कर दी और वहां से चल पड़ा। रूप सिंह एक बूढ़े व्यक्ति से कहता है कि यहाँ 11 साल पहले कोई राम सिंह हुआ करते थे, जिनके भूप सिंह और रूप सिंह 2 बेटे थे। तो अब क्या होता है, गांव पहुंच गए, उस समय करीबन 3 बजा था। उसने 10-10 के जो हैं 12 नोट जो है उनको थमाए। किसको? 10-10 के 12 नोट आपके कितने हो जाएंगे? 120 रुपये हो जाएंगे। तो वो 120 रुपये उसने महीप को दिए और कहा कि तुम रात में ये ठहर जाओ, रात बहुत हो गई, अब रात हो जाएगी, कहाँ नीचे जाओगे। तो वो मना कर देता है और वापस चला जाता है। अब जो है वहाँ रूप सिंह उतरता है, तो जो वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए थे इन 2 अनजान लोगों को देख के, तो उनसे पूछता है एक बूढ़े व्यक्ति से कि यहाँ पे राम सिंह, यानी कि जो रूप और भूप के पिताजी थे, यहाँ रहा करते थे, उनके 2 बेटे थे रूप सिंह, भूप सिंह, अब वो कहाँ रहते हैं। तो बूढ़े व्यक्ति ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की, उस बूढ़े व्यक्ति ने कुछ नहीं कहा। रूप ने यही बात जब गढ़वाली में कही, गढ़वाली भाषा में जब उसकी कही, पहाड़ी भाषा में, तब बूढ़े ने उसे बताया कि रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया। इस पर वह उन्हें पहचानते हुए अपना परिचय देकर कहता है कि आप दादा त्रिलोक सिंह जी हैं, और उनके पांव छूने लगता है। तो अब जब उनको हिंदी में समझ में नहीं आया तो गढ़वाली भाषा में बोला, तो उन्होंने बोला कि हाँ, रूप सिंह तो बहुत पहले भाग गया। तो फिर वो रूप सिंह जो है उन बूढ़े व्यक्ति को पहचान जाता है और बोलता है कि आप त्रिलोकनाथ जी हैं। तो उन्होंने त्रिलोक सिंह जी हैं, तो उन्होंने बोला कि, और उनके पैर छूने लगता है।
वहां उपस्थित एक व्यक्ति के पूछने पर कि आप इतने दिन कहाँ थे, वह उन्हें अपने पर्वतारोहण संस्थान में कार्य करने के विषय में बताता है। अब इतने सारे लोग एकत्र थे तो वहां से पूछता कि तुम भाई 11 साल पहले गए थे, इतने साल कहाँ रहे? तो वो बोलता है कि मैं पर्वतारोहण कंपनी में काम कर रहा था। त्रिलोक सिंह की जिज्ञासा शांत करने के लिए रूप सिंह उन्हें अपने रोजगार और वेतन की जानकारी देता है, परंतु त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं होता कि सरकार सिर्फ पहाड़ पर चढ़ने के लिए किसी को 4,000 रुपए वेतन देगी। अब त्रिलोक सिंह पूछे तो उन्होंने बता दिया कि भाई हम नौकरी करते हैं, हमको 4,000 वेतन मिलता है। तो त्रिलोक सिंह को विश्वास नहीं हो रहा था, कोई खाली सरकार जो है पहाड़ पे चढ़ने के लिए लोगों को 4,000 रुपए का वेतन देगी। 4,000 रुपए उसमें बहुत होते थे, तो उन्हें लगा इतना वेतन है खाली पहाड़ चढ़ने के लिए उनका, क्योंकि उनको इसलिए ताज्जुब हो रहा था कि पहाड़ चढ़ना उतरना उन लोगों का रोज का काम था, खाली उतरने चढ़ने के लिए इतना पैसा देना, इसलिए उनको त्रिलोक सिंह को ताज्जुब हो रहा था। माता पिता के निधन की सूचना, अब वो इतने साल बाद आया था तो उसे अपने माँ बाप के निधन की सूचना मिलती है। कैसे? रूप सिंह उनसे अपने घर जाने की अनुमति मांगता है, लेकिन त्रिलोक सिंह द्वारा उसके घर के उजड़ने व माता पिता के निधन के बारे में बताने पर वह उदास हो जाता है। भूप के विषय में पूछने पर वहां खड़ी एक औरत उनके जीवित होने, उनकी पत्नी व बेटे महीप के विषय में बताती है। तो अब क्या है, रूप सिंह जो है वो बोलता है कि अब ठीक है हम आपसे मिल लिए, अब घर जाते हैं। तो त्रिलोक सिंह को बता देंगे उनका घर पूरा जो है भूस्खलन हुआ था, उसमें लैंडस्लाइड हुआ था, उसमें दब गया, उसके माँ बाप मर गए उसी में दब के। फिर वो बड़ा अफसोस होता है, उसे घर भी नहीं है, माँ पिताजी भी नहीं है। तो फिर वो अपने दादा के बारे में, तो फिर एक औरत बताती है कि नहीं हाँ वो हैं, उनकी पत्नी के बारे में, उनके बेटे महीप के बारे में बताती है। महीप के विषय में पता चलने पर रूप सिंह व शेखर हैरान होते हैं। जब महीप के बारे में पता चलता है तो भाई इतने रास्ते जो लड़का मुझे लेकर आ रहा था वही मेरा भतीजा था, तो वो बड़े हैरान हो जाते हैं। रूप सिंह उसे देखने के लिए मुड़ता है, लेकिन वह वहां से जा चुका होता है। वो ढूंढते हैं लेकिन वो तब तक चला गया। शाम होने वाली थी। त्रिलोक सिंह रूप सिंह को सामने वाले पहाड़ पर चढ़ जाने के लिए कहता है जहां भूप सिंह का घर था, पर वह पत्थर, खूंटी, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि के ना होने की विवशता जाहिर करता है, जिस पर वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़ते हैं, क्योंकि उनके लिए पहाड़ों पर चढ़ना सामान्य बात थी। अब वो महीप को देखते हैं तो वहां जा चुका होता है। शाम होने वाली, अंधेरा होने, पहाड़ों पे अंधेरा होने से मतलब अपने अपने घर पहुंच जाइए, क्योंकि उसके बाद रास्ते दिखते नहीं है। तो बोलते हैं भाई अंधेरा होने वाला है, सामने ये जो पहाड़ दिख रहा है यहाँ पे भूप सिंह का घर है, तुम यहाँ पर चढ़ जाओ, चले जाओ। अब वो उसके पास पर्वतारोहण करने के जो औजार थे वो थे ही नहीं, तो वो बोलता है कि मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। तो सभी लोग हंसने लगते हैं कि भाई क्यों हंसते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पहाड़ पे चढ़ना उतरना एकदम नॉर्मल डेली रूटीन का बात थी, और इनको यहाँ जब तक औजार नहीं है तब तक ये चढ़ नहीं सकते हैं। तो ये सभी लोग सोच के वहां पे हंसने लगते हैं। रूप और भूप का मिलन, फिर किस तरीके से दोनों भाइयों का मिलन होता है, क्या होता है। इसी बीच भूप सिंह वहां आते हैं। गोरे चिट्टे चित्तीदार चेहरे और भौंवों पर कटे निशान वाले भूप अब और भी ठोस और सख्त लग रहे थे। रूप उनके चरण स्पर्श करता है। दोनों भाई एक दूसरे को पाकर खुश होते हैं। रूप सिंह उन्हें शेखर से परिचित करवाता है। वह उनके नमस्कार का जवाब ना देते हुए बिना किसी गांव वाले से बात किए उन दोनों मित्रों के बैग उठाकर अपने घर की ओर चल पड़ते हैं। अब इसी बीच जो है पहाड़ से उतर के तब तक वहां पे भूप सिंह आ चुके होते हैं। दोनों भाई मिलते हैं, रूप सिंह उनका पैर छूते हैं। बड़े ही कठोर व्यक्ति लगते हैं वो, देखने में पेरेंट्स जैसे लगते हैं। शेखर से उनकी पहचान कराता है, मगर वो कोई जवाब नहीं देते, ना ही किसी से कोई बात करते हैं। वो सीधे वो दोनों के बैग्स उठाते हैं और पहाड़ की तरफ चल देते हैं, मतलब घर की तरफ चल देते हैं। चढ़ाई का प्रारंभ, अब जो है ना भूप सिंह का घर है हिमांग पर्वत पे था अलग, तो अब उसके लिए अलग चढ़ाई करनी थी। तो अब ये चढ़ाई कैसी हुई देखिए। भूप का घर खड़ी चढ़ाई वाला पहाड़ था, यानी कि उनका घर जो था एकदम खड़ी चढ़ाई था। एक चढ़ाई होती है आप ऐसे ऐसे करके चढ़ो, एक होती है एकदम सीधी चढ़ाई, तो उस चढ़ाई पे उसका घर था। रूप और शेखर पेड़ और पत्थरों के सहारे पहाड़ पर कुछ ऊपर तो गए, किंतु अब और ऊपर चढ़ने की ताकत उनमें नहीं थी। थोड़ा थोड़ा पकड़ के तो चढ़े, मगर अब आगे वो नहीं, क्योंकि एकदम सीधी खड़ी चढ़ाई थी, अब वो आगे नहीं चढ़ पा रहे थे। दोनों को रुका हुआ देखकर भूप उनके पास आकर अपनी कमर में मफलर बांधकर रूप को वो उसके दोनों छोरों को पकड़ने के लिए कहते हुए शेखर को आश्वस्त करते हैं कि कुछ ही समय बाद वह उसे भी ऊपर ले चलेंगे। अब वो चढ़ नहीं पा रहे थे, तो भूप सिंह पलट के देखते हैं कि नहीं है, तो उनके पास मफलर था। मफलर को कमर में बांधते हैं और बोलते हैं कि दोनों छोरों को, मतलब ऐसे करके रखते हैं और दोनों छोर पीछे होते हैं। कहते हैं रूप से कि तुम इनको आराम से अच्छे से टाइटली पकड़ लो और चढ़ो मेरे साथ में। और शेखर से बोलते हैं कि तुम यहीं रुको, मैं अभी तुमको दोबारा लेने के लिए आऊँगा।
पहाड़ पर चढ़ने के क्रम में उन्होंने कई बार मफलर को जोर से पकड़ने रहने की हिदायत भी दी ताकि नीचे सूपनी नदी में गिरने का खतरा ना रहे। चढ़ाई के दौरान भूप दादा जिस धैर्य, आत्मविश्वास, बल और कुशलता के साथ मांसपेशियों व अंगों का उपयोग कर रहे थे, उसे देखकर रूप को लग रहा था कि भूप दादा छिपकली, बनमानुस या फिर रोबोट में से क्या है। अब क्या है, जब वो पहाड़ पे चढ़ रहे थे, रूप को पीछे मफलर बांध के चढ़ा रहे थे, तो उन्होंने बोला कि मफलर टाइटली पकड़े ना, क्योंकि अगर छूटेगा तो तुम सीधे नीचे सूपनी नदी में जाकर गिरोगे। तो जिस तरीके से भूप सिंह चढ़ाई चढ़ रहे थे, एकदम फुर्ती से, धीरे से, हर एक कदम बैलेंस्ड, आराम से चढ़ते हुए जा रहे थे, तो रूप सिंह को ये लग रहा था कि ये किसी छिपकली, बनमानुस या रोबोट कैसे हैं ये, जो इस एज में भी इतनी फुर्ती और दृढ़ता के साथ इतनी आसानी से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। चढ़ाई पर चढ़ते हुए घंटे भर में दोनों भाई ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर घर की ओर आवाज लगाकर भूप दादा शेखर को लाने के लिए नीचे की ओर चले जाते हैं। 1 घंटे की चढ़ाई के बाद भूप सिंह, रूप सिंह ऊपर घर पे पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर घर में अंदर आवाज लगाते हैं और वापस पलट के वो शेखर को लेने के लिए नीचे चले जाते हैं। भाभी के दर्शन। अब पहली बार भाभी के दर्शन होते हैं। ये शैला नहीं है, ये दूसरी स्त्री है। याद रखिएगा, शैला आत्महत्या कर चुकी है, जिसी वजह से महीप उसको छोड़ के चला गया था। तो भाभी के दर्शन यहाँ पर वो शैला नहीं है, जो दूसरी स्त्री लेकर आया था भूप सिंह, ये वो है। पहाड़ के ऊपरी समतल भाग पर मकई की फसल, सेब और देवदार के वृक्ष लगे थे। उस क्षेत्र की परिक्रमा करने के दौरान रूप की नजर एक गुफा नुमा आश्रम पर जाती है, जिसके पास ही 2 झोपड़ियां भी थीं। वहीं एक छप्पर के नीचे एक स्त्री खड़ी थी, जिसे देखकर वह सोचने लगता है कि शायद यह उसकी भाभी हो, पर वह संकोचवश आगे बढ़कर उस झरने को देखने लगता है जो सूपनी नदी में गिरता था। तो अब क्या है, वो ऊपर पहुंचता है, सब तरफ समतल, जरा पहाड़ के ऊपर समतल एरिया होता है, वहाँ पे चारों तरफ मुआयना कर रहा होता है। वहीं पे 2 झोपड़ियाँ बनी होती हैं गुफा के टाइप पे। तो वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है, वो सोचता है कि मेरी भाभी है, लेकिन अब चूंकि परिचय नहीं हुआ है, जानते नहीं है, तो वो संकोचवश उस दूसरी तरफ झरने को देखने लगता है, वो झरना जो नीचे नदी में गिर रहा होता है। इसी बीच शेखर के साथ भूप दादा भी वहां पहुंचते हैं। अभी वो इतना अवलोकन कर ही रहा होता है कि वो भूप सिंह शेखर को लेकर ऊपर आ जाते हैं। उनके द्वारा बताए जाने पर रूप अपनी भाभी के चरण स्पर्श करता है। फिर 2 मित्र खाना खाकर सो जाते हैं। उस रात खूब वर्षा हुई। धुंध में निकले हुए लाल रंग के सूरज के कारण वहां नीचे बसा माही गांव अत्यंत सुंदर प्रतीत हो रहा था। प्रातः भ्रमण के बाद दोनों मित्रों ने भूप दादा के साथ बैठकर नाश्ता किया। भाभी भुट्टे सेक कर दिए जा रही थी और दोनों मित्र और भूप दादा भुट्टे खाए जा रहे थे। अब वो जब शेखर को लेकर पहुंचते हैं तो फिर भूप दादा जो हैं पूरा इंट्रोडक्शन कराते हैं उस स्त्री से कि ये तुम्हारी भाभी है। वो चरण स्पर्श करते हैं। दोनों लोग आराम से खाना वाना खा के सो जाते हैं। उस रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई होती है। फिर सुबह उठ के धुंध है, लाल सूरज है, बहुत ही सुंदर नीचे, क्योंकि वो पहाड़ के ऊपर थे, माही गांव नीचे था, देखते हैं तो बहुत सुंदर लग रहा होता है। सुबह फिर घूम फिर के जो है नाश्ता करते हैं रूप सिंह, भूप सिंह और शेखर। वो भुट्टे उनकी भाभी सेक सेक के दे रही थी और वो तीनों ही भुट्टे खा रहे थे। प्रकृति का तांडव, चिड़िया और गीत की कहानी। किस तरीके से प्रकृति का तांडव हुआ था, उसका घर, माता पिता सभी मर गए थे, और गीत की कहानी जो भूप सिंह सुनाते हैं क्या है। रूप के पूछने पे कि भूप दादा ने पहाड़ पर आकर बसने के कारण का उल्लेख करते हुए उसे बताया कि उसके जाने के बाद अगले वर्ष किस प्रकार भीषण बर्फबारी हुई थी, जिसमें हिमांग पहाड़ धंस गया था, जिसमें उसके खेत, घर और परिवार सब कुछ दब गया और वह छप्पर पर रहने के कारण बच गए थे। भूप दादा ने यह भी कहा कि यदि उस समय उन्हें रूप का साथ मिलता तो वे मलबे को हटाकर न सिर्फ अपने खेत बल्कि माँ बाबा को भी निकाल लेते। तो रूप सिंह ने बोला कि पहले तो हम लोग नीचे माही गांव में रहते थे, आपने इतने पहाड़ पे ऊपर आकर क्यों रहा। तो उन्होंने कारण बताते हुए बोला कि तुम्हारे जाने के 1 साल बाद बहुत भारी बर्फबारी हुई, जिसके कारण ये जो पहाड़ है ये धंस गया। धंसने के कारण जो है इनका पूरा घर, माँ बाप सब दब गए। ये छप्पर पे थे, यानी कि पहाड़ के ऊपर थे, इसलिए ये बच गए थे। तो फिर उन्होंने साथ में ये भी बताया अगर तुम साथ होते तो शायद हम घर भी बचा लेते, अपने माँ बाप को भी बचा लेते, सब कुछ बचा लेते। तो इस चीज़ का अफसोस भी बताया कि तुम नहीं थे। रूप की भाभी चाय लेकर आती है। भूप दादा चाय पीते पीते बाबा के द्वारा कही गई गीत और नन्ही चिड़िया वाली उस कहानी का उल्लेख करते हैं, जिसमें गीत ने शर्त रखी थी कि वह उससे ऊंचा उड़कर दिखाए।
तो अब यहाँ पर जो है ना रूप की भाभी चाय लाती हैं, तो अब वो बताते हैं कि तुम्हें ऊपर आकर क्यों रहा, क्या कारण था कि ऊपर रहे। तो इसके लिए उनके पिताजी राम सिंह जो है कहानी सुनाया करते थे गिद्ध और चिड़िया की। गिद्ध ने शर्त रखी थी चिड़िया जो है उनसे ऊपर उड़ के दिखाएगी, तब वह उसे छोड़ देगा, नहीं खाएगा। और तब चिड़िया ने जी जान लगाकर उड़ान भरी और आकाश में तेजी से ऊपर जाते हुए गिद्ध की पीठ पर जा बैठी। यह कहानी सुनाकर वे कहते हैं कि जिस प्रकार चिड़िया मौत की पीठ पर जा बैठी, उसी प्रकार वह भी उसी पहाड़ पर आ बस गए जिसने उनका सब कुछ छीन लिया था। तो अब क्या होता है कि वो कहानी जो राम सिंह सुना रहे थे ना, वही कहानी सुनाते हैं कि गिद्ध ने शर्त रखी कि जो है मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, बस अगर तुम मुझसे ऊंचा उठकर दिखाओगे। तो चिड़िया भी जी जान लगा के एक बार में खूब तेजी उड़ान भरती है और गिद्ध की पीठ पे जाके बैठ जाती है। तो अब वो अपनी मौत की पीठ पे बैठ गई, अब उसको छोड़ देता है वो। तो उसी तरीके से जिस तरह चिड़िया अपनी मौत की पीठ पर बैठी थी, उसी तरह मैं भी उसी पहाड़ पर आकर बैठा जिसने मुझसे सब कुछ छीन लिया था, यानी कि इस मौत के पहाड़ पे आकर मैं यहाँ पर बस गया। तो बसने का कारण भी वो बता देते हैं। आगे शैला की मौत, किस तरीके से उनकी पत्नी शैला की मृत्यु हुई ये बारे में बताते हैं। क्या कहते हैं, भूप दादा ने रूप को यह भी बताया कि किस प्रकार मलबा हटाकर उन्होंने खेती करना प्रारंभ किया और शैला को ऊपर ले आए। मतलब जब इस पहाड़ पे आकर उन्होंने रहने का निश्चय किया, तो सबसे पहले यहाँ जो सब कुछ मलबा होता है ना भाई, समतल जमीन बनानी पड़ती है, तो उन्होंने सब कुछ क्लियर किया और शैला को ब्याह के वो वहाँ पर ले आते हैं। फिर दोनों ने मिलकर झरने के पानी को किस प्रकार अपने खेतों में मोड़ा। उनके द्वारा उसे यह भी जानकारी मिली कि महीप शैला का पुत्र है और उसके गर्भ में रहने पर वह एक अन्य औरत को ले आए थे। रूप और शेखर शैला के नदी में कूद कर जान दे देने की बात सुनकर स्तब्ध रह गए। तो अब क्या होता है कि वो बताते हैं कि भाई मैं शैला को ले आया, मैंने और शैला ने मिलकर बहुत मेहनत करी, जो झरने का पानी था उसे खेतों की तरफ मोड़ा और खेती करी। और फिर किस तरह वो बताते हैं कि महीप जो है भूप का और शैला उन दोनों का पुत्र है, ये उन्हें पता चलता है कि उन्हें पता नीचे चल गया था। फिर वो बताते हैं कि महीप उनका पुत्र था। फिर वो ये बताते हैं कि जब महीप होने वाला था, शैला प्रेग्नेंट थी, तो उसी समय वो एक औरत को अपने घर ले आए थे, जिस कारण से जो है शैला बहुत ज़्यादा दुखित हो जाती है और बाद में वो नीचे नदी में कूदकर, अपनी सूपनी नदी में गिर के कूदकर अपनी जान दे देती है। और ये सुनकर दोनों बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उसी घटना के बाद महीप ने घर छोड़ दिया और नीचे रहने लगा। वह शैला की मौत के लिए अपने पिता को कसूरवार समझता था। भूप दादा को रूप के घर छोड़ने, माँ बाप और शैला के मरने और महीप के चले जाने का अफसोस था। तो उन्होंने बताया कि महीप ने अपनी माँ के मरने के तुरंत बाद ही घर छोड़ दिया, क्योंकि उसकी माँ की मौत का जिम्मेदार वो अपने पिता को मानता था। और इस तरीके से जब रूप सिंह को सब कुछ पता चलता है, तो वो अपने माँ बाप, अपनी भाभी के मरने, महीप के चले जाने, इन सब पे बहुत ही अफसोस जताता है कि उसके चले जाने के बाद कितना सब कुछ घटित हो गया। अब क्या है, भूप का हिमांग से मोह, यानी कि जिस पर्वत पे वो रह रहा था उससे मोह की बात बताते हैं। रूप अपने भैया का दुख सहा नहीं जा रहा था। अब इतने दिन बाद मिला था, पिता उसका भाई बहुत दुखी था, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा था। वह अपने भैया भाभी को अपने साथ ले जाना चाहता था, पर भूप दादा ने उसका अनुरोध नहीं माना। रूप और शेखर को वहां बैलों के होने पर हैरानी हुई, तो भूप ने बताया कि वह बारी बारी से 2 बछड़ों को कंधे पर उठाकर ऊपर लाया था। वही बछड़े आज बैल बन गए हैं। रूप के अनुसार कभी किसी समय धंस जाने वाले उस पहाड़ पर जीवन बिताना खुदकुशी करने जैसा था, किंतु भूप दादा का मानना था कि वह और उनकी पत्नी उस पहाड़ पर अकेले नहीं हैं, बल्कि अपने पेड़, झरना, अपने पुरखों की आत्मा, माँ, बाबा, शैला और महीप के साथ हैं। वह उसी पहाड़ पर जीना और मरना चाहते थे। अब रूप जो है ना, अपने भाई को इतना ज़्यादा उदास देखता है, इतना सब कुछ घटित हो गया होता है, वो बोलते हैं कि चलिए आप हमारे साथ चल के मसूरी में रहिए। वो मसूरी में रहता होता है, तो वो ऑफर करता है कि आप रहिए, लेकिन भूप दादा मना कर देते हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है मैं अकेला नहीं हूँ, मैं हूँ, मेरा पत्नी है, पेड़ है, झरने हैं और साथ ही यहाँ पर सभी हैं, शैला है, माँ है, पिताजी हैं, महीप है, सब है। दूर है भले तो क्या हो, मतलब है तो यहीं पास में, यहाँ से दूर नहीं जाऊँगा।
शेखर और रूप ने वहां पर 2 बैलों को भी देखा था। जिस रास्ते पे आदमियों का चढ़ना मुश्किल था, उस पहाड़ पर बैल कैसे आए? तो जब उन्होंने पूछा तो जो है भूप ने बताया कि जब ये छोटे छोटे बछड़े थे तो मैं इन्हें कंधे पर, पीठ पर लाद कर ऊपर ले आया था, आज ये बड़े होकर बैल बन गए हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरी कहानी थी हमने आपको बताई, शॉर्ट में फटाफट सारी चीज समझा दी। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अब तक। अब इसी कहानी पर आधारित हमारे पास प्रश्न है जो हमने अभी तक नहीं किए हैं, तो ध्यान से देखिएगा इनको क्या करना है। प्रश्न संख्या 1 है, रूप सिंह अपने बड़े भाई भूप सिंह को पकड़ से छुटकारा पाने के लिए उन्हें पहाड़ से धक्का दे देता है। आपकी नजर में रूप सिंह का यह व्यवहार कितना उचित या अनुचित है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। क्या हुआ, जब रूप सिंह जो है भागकर देवकुंड आ गया था तो भूप सिंह ने उसे पकड़ के फिर वापस अपने गांव ले जा रहे थे, तो एक जगह ऐसी आई थी जहां पे रूप सिंह ने अपने भाई को धक्का दे दिया था और दोनों गिर के नीचे एक पेड़ में जाके अटक गए थे। तो क्या एक छोटे भाई को अपने भाई को ऐसा धक्का देना चाहिए था? अगर आप सहमत है कि हाँ धक्का देना चाहिए था तो आप उसमें उत्तर देंगे, और बोलते हैं कि नहीं देना चाहिए तो उसमें तर्कपूर्ण उत्तर देना। मतलब आप जो भी उत्तर देंगे उसका रीजन आपको देना है कि आप ये उत्तर क्यों दे रहे हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको। रूप सिंह को अपने गांव का संघर्षपूर्ण जीवन पसंद ना था। वह घर छोड़कर देवकुंड भाग गया था, किंतु उसके अग्रज यानी कि बड़े भाई भूप सिंह ने उसे खोज निकाला और उसका हाथ पकड़कर पहाड़ों से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। इसी बीच उनसे छुटकारा पाने की बात सोचकर रूप सिंह ने उन्हें ढलान की ओर धकेल दिया था। निसंदेह उस समय रूप सिंह छोटा था और उसमें परिपक्वता का अभाव था। मतलब वो छोटा था, एक जो बड़े लोगों की सोच होती है वो उसके अंदर नहीं थी, किंतु उसका ऐसा करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। भाई छोटा बच्चा हो, आज अगर एक छोटा सा बच्चा दूसरे को हम बोल देंगे तो जिसने धक्का दिया उसी को तो हम गलत मानते हैं ना। क्यों? धक्का देना गलत बात होती है, वो भी पहाड़ से धक्का दे दिया था, उचित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसके धक्का देने के कारण भूप सिंह वह स्वयं नीचे गिर गए थे, जिससे उनकी मौत भी हो सकती थी। रूप सिंह के इस व्यवहार से बड़ों के प्रति अनादर का भाव भी परिलक्षित होता है। मतलब ये गलत चीज है, उन्हें नहीं करना चाहिए था, जबकि वो भी भूप सिंह भी गिरे और साथ में वो भी गिरा, इससे दोनों की जान जा सकती थी। तो और अपने बड़े भाई को दिया तो एक तरीके से अपने बड़े भाई के प्रति अनादर था, वो उनका आदर नहीं करता था। रूप सिंह को अपने अग्रज को धक्का देने से पूर्व यह भी सोचना चाहिए था कि वह उसे घर ले जाकर उसका ही भला करना चाहते हैं। धक्का देते समय रूप उनके स्नेह, अपनत्व, भलाई की भावना को ना समझ सका, अन्यथा वह किसी भी हाल में ऐसा गलत कदम नहीं उठाता। तो रूप सिंह ने जब उन्हें धक्का दिया तो वो ये नहीं सोच पाया कि वो उनको घर ले जाके उनके साथ भला ही कर रहे हैं, जबकि ये भी शो कर रहे थे कि वो हाथ पकड़ के ले जा रहे थे कि बड़ा भाई उनको कितना प्यार करता है, कितना अपनापन है, कितना स्नेह है। तो ये सारी चीजें रूप सिंह नहीं समझ पाए थे, इसीलिए उन्होंने धक्का दे दिया था। प्रश्न संख्या 2 है, तुमने सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत तो सुनी होगी। सिर पर पहाड़ टूटने की कहावत सुनने में बहुत भली नहीं लगती, लेकिन इसकी सच्चाई वही जानता है जिस पर सचमुच में पहाड़ टूटा हो। आरोहण कहानी में भूप सिंह के उक्त कथन के आलोक में जीवन और जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए उसके संघर्ष पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर सिर पर पहाड़ टूटना, अगर ये कहावत है तो इसका मतलब सिर पर बहुत बड़ी मुसीबत का आना, ये कहावत है। आप कहावत तभी जान सकता है कि जिसके ऊपर सच में पहाड़ यानी मुसीबतें पड़ी हो, लेकिन यहाँ पे तो लिटरली जो है भूप सिंह के माता पिता के ऊपर पहाड़ टूटा था। तो आपको ये जो इन्होंने कथन कहा भूप सिंह ने, इसके पे प्रकाश डालना है, आखिर उन्होंने क्या बात कही और इसमें क्या क्या संघर्ष किया था उन्होंने, ये सारी चीजें। तो क्या है, आरोहण कहानी के नायक भूप सिंह का जीवन संघर्षमय एवं दुख से भरा हुआ था। अनुज रूप सिंह घर छोड़कर चले जाने से उनका सहारा छिन गया था। रूप सिंह के पलायन के अगले साल हुए भूस्खलन में उनके खेत, घर, उनके माता पिता भी हिमांग पर्वत के नीचे दब गए थे। एक तो भाई छोड़कर चला गया, दूसरे साल ही उनका घर, परिवार, माता पिता सब जो है वो पहाड़ में दब गए। किंतु अपनी सारी दुनिया के नष्ट होने के बाद भी भूप दादा ने ना तो पलायन की बात सोची और ना वे जिंदगी से ही निराश हुए। अब इतनी बड़ी मुसीबत आती तो लोग सोचते अरे यहाँ पहाड़ में रह के क्या करना, जा रहे हैं हम समतल एरिया में रहेंगे जाके, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा।
वो वहीं पे रहे और संघर्षपूर्ण जीवन जीते रहे। उल्टे उन्होंने हिमांग अर्थात मौत की पीठ पर बस जाने का निर्णय किया, यानी जिस पहाड़ ने उनके सब कुछ को छीन लिया था वो उसी पर बसने का उन्होंने निश्चय कर लिया और पूरे मनोयोग से पुनर्निर्माण में जुट गए। उन्होंने अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर पहाड़ों को समतल कर खेत बनाए, झरने का रुख मोड़कर खेतों की ओर किया। उन दोनों की मेहनत रंग लाई और पहाड़ हरे भरे खेत लहलहाने लगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मौत के पहाड़ यानी जिस पहाड़ ने उनका सब कुछ छीना थे उसी पे जा पर बसे, अपनी पत्नी की मदद से वहां पर खेत बनाए, एरिया समतल किया, झरने को मोड़कर खेतों तक पानी लाए और वहां पर हरे भरे खेतों को लहराया। इस प्रकार विपरीत स्थितियों में संघर्ष करते हुए भूप दादा ने जीवन मूल्यों की रक्षा की, यानी कि बिल्कुल विपरीत परिस्थितियां थी, कुछ भी नहीं उनके पास बचा था, वो अकेले थे, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों से लड़े और जीते भी। उनके जीवन की उपलब्धियां उन्हें सामान्य जन से पृथक करती हैं। सामान्यतः विपरीत परिस्थितियों से घबराकर आम व्यक्ति नकारात्मक सोच से जुड़ने लगता है और गलत कार्यों की ओर प्रवृत्त होने लगता है, जबकि उन्होंने अपना सब कुछ लुट जाने के बाद भी सन्मार्ग का त्याग नहीं किया और पुनर्निर्माण के कार्यों में जुटे रहे। विकट परिस्थितियों में धैर्य धारण कर हिम्मत पूर्वक अपने कर्म पथ पर डटे रहने वाले जीवट पुरुष भूप सिंह एक आदर्श व्यक्ति के रूप में कहानी में चित्रित किए गए हैं। तो कहानी में क्या था, भूप सिंह के सामने पूरी विपरीत परिस्थितियां थी। ऐसी परिस्थितियां अगर नॉर्मल लोगों के सामने आती है तो वो क्या होते हैं, वो निगेटिव थिंकिंग रखने लगते हैं कि नहीं भैया अब हमसे कुछ नहीं होगा, हम अकेले बचे हैं, पूरा घर बार, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इस सिचुएशन में उन्होंने हिम्मत से काम लिया, लड़े इन परिस्थितियों से, अपने लिए जीवन का रास्ता निकाला, घर मकान पत्नी सब कुछ बनाया, उन्होंने खेत बनाए, सब कुछ किया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारे कहानी के नायक भूप सिंह बहुत ही हिम्मती और जीवट प्रवृत्ति वाले व्यक्ति थे, मतलब जीवन से लड़ रहे थे, उन्होंने हार नहीं मानी थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर है 3, आरोहण कहानी के आधार पर उन जीवन मूल्यों पर प्रकाश डालिए जो हमें भूप सिंह के जीवन से प्राप्त होती हैं। अब भूप सिंह के जीवन को अगर हम देखते हैं तो हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम उनसे सीख सकते हैं। तो वो क्या क्या चीजें हैं वो आपको बतानी है। क्या है, भूप सिंह आरोहण कहानी का मुख्य पात्र है। उनके अनुज रूप सिंह के घर छोड़कर जाने के बाद हुए भूस्खलन ने उनके खेत घर माँ बाप सब कुछ उनसे छीन लिए थे। बावजूद इसके उन्होंने विनाश का तांडव करने वाले हिमांग पर्वत पर ही अपना बसेरा बनाया, अपनी पत्नी शैला के साथ खेती शुरू की, अथक परिश्रम कर झरने के पानी को खेतों की ओर मोड़ा, अपने कंधे पर उठाकर पहाड़ के दुर्गम रास्तों से 2 बछड़ों को नीचे से हिमांग पर्वत पर लेकर आए, पहाड़ के नीचे बसे अपने गांव माही में आग लगने पर झरने को मोड़कर आग बुझाई। वह अपने अनुज के कहने पर मंसूरी नहीं गए और उन्होंने उससे यह भी कहा कि मेरी खुददारी को बख्श दो। उन्होंने पहाड़ पर जीने मरने का संकल्प कर रखा था। उनका मानना था कि हिमांग पर वह अकेले नहीं है, बल्कि अपने खेत घर माता पिता शैला महीप तथा पेड़ पौधों के साथ है। तो यहाँ पर हमने देखा इस प्रश्न के उत्तर में कि उनका सब कुछ तबाह हुआ। उन्होंने फिर वही पर्वत जिसने उनका सब कुछ तबाह कर दिया था, उसी पर्वत पे जाके घर बसाया, अपनी पत्नी के साथ पूरी मेहनत करी, खेत बनाए, घर बनाया, सारा एरिया समतल किया, झरने को मोड़कर खेती करी, फिर अपने कंधे पर 2 बछड़ों को लाद कर लेकर आए, खेती करने के लिए 2 बैल वहां पे उन्होंने रखे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत मेहनत करी अपने जीवन को फिर से शुरू करने के लिए। और एक बार जब उनके गांव नीचे गांव में जो है आग लग गई थी, तो उसको बुझाने के लिए उन्होंने फिर से झरने का रुख ऐसा मोड़ा कि वो आग पे जाके पानी गिरे, तो वो आग भी बुझाई। और बाद में उनका भाई जब बोलता है कि भाई आपके पास कुछ भी नहीं, आप यहाँ अकेले हो, आप हमारे साथ चलो, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मैं मंसूरी पे जाके आसान जिंदगी नहीं जीऊंगा, मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ, यहाँ मेरे साथ सब कोई है, माँ है, पिताजी हैं, घर है, बीबी है, शैला है, महीप है, सभी कुछ मेरे साथ है, इसलिए मैं यहाँ से छोड़कर बिल्कुल भी कहीं जाना पसंद नहीं करूँगा। उन्हें महीप के घर छोड़कर चले जाने का बड़ा दुख हुआ था, तभी उसके आने की सूचना पाकर वह नीचे गांव में उतरे थे। इस प्रकार भूप दादा एक और कर्मठ, खुददार, आत्मविश्वासी, आशावादी व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर प्रेम, संवेदना, सहानुभूति जैसे कोमल भाव से परिपूर्ण भी।
स्वयं रूप सिंह का ही कहना था कि वह ऊपर से जितने सख्त थे अंदर से उतने ही नरम। हमें ऐसे व्यक्ति के जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। तो उन्हें महीप के घर से चले जाने का बहुत दुख था। क्यों? क्योंकि भाई उनका बेटा था और वो उन्हीं के कारण गया था, इसलिए उनको बहुत दुख था। तो यहाँ पे हमें भूप सिंह के जीवन व्यक्तित्व में बहुत सारी जो हैं अच्छी चीज़ें दिखती हैं जिन्हें हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक होपफुल व्यक्ति है, एक जो है संघर्षवादी व्यक्ति है, परिस्थितियों से हारता नहीं है। तो सभी कुछ हमने सीखने की कोशिश करी। तो जैसा कि रूप सिंह ने बोला कि वो ऊपर से कठोर दिखते हैं पर अंदर से बहुत नरम है, क्योंकि उनके अंदर संवेदनाएं भी हैं, क्योंकि वो महीप के जाने से दुखी हैं, शैला के जाने से दुखी हैं, माँ बाप के जाने से दुखी हैं। तो वो दुख भी, जहाँ वो इतने कठोर व्यक्ति हैं तो अंदर उतनी संवेदनाएं भी हैं। तो ये सभी कुछ हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। हमें ये सारी चीज़ें हम उनसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आरोहण कहानी पर्वतीय अंचलों की पलायन जैसी समस्या को रेखांकित करती है। आरोहण मतलब जो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ के बहुत ही मुश्किल जीवन से लोग जो है वहाँ से भागकर आसान जीवन की तरफ आते। तो पलायन करने का मतलब क्या हो? मुश्किल जीवन से लोग भागकर आसान जीवन की तरफ आते। भूप सिंह और रूप सिंह के जीवन के आधार पर इस कथन की विवेचना कीजिए और उन जीवन मूल्यों का उल्लेख कीजिए जिन्हें भूप सिंह जैसे लोगों ने संभाल कर रखा है। तो अब जो पलायन कर रहे हैं ये हमें समस्या हमारे सामने आती है। तो हमें रूप सिंह और भूप सिंह, जैसे रूप सिंह ने पलायन कर लिया था मगर भूप सिंह ने नहीं किया, वो वहीं पे रुका। तो इन दोनों कैरेक्टर को हमें अच्छे से समझना है और उन्हीं के आधार पर हमें इस कथन को अवलोकन करना है। तो क्या चीजें दी है देखिए। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों का जीवन काफी संघर्षपूर्ण होता है। पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर रहने वाले पहाड़ी लोगों के पास आधुनिक सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं रहता है। रोजगार प्राप्त करने के लिए उन्हें मैदानी क्षेत्रों में जाना पड़ता है। कहानी के नायक रूप सिंह का अनुज भूप सिंह भी छोटी उम्र में ही अपना गांव माही छोड़कर रोजगार की तलाश में मसूरी चला आया था। तो क्या हुआ, वहां पे बहुत मुश्किल जीवन होता है पहाड़ों पर। तो लोग रोजगार प्राप्त करने के लिए, आसान जीवन के लिए क्या करते हैं, वहां से पलायन करके वो मैदानी इलाकों में आ जाते हैं जहां उन्हें रोजगार मिल जाता है और इतने मुश्किल जगहों पे रहने, क्योंकि वहां पे सुविधाएं हमारी मूलभूत जैसे लाइट है, पानी है, मोबाइल है, आजकल तो इंटरनेट है, ये सब चीज़ें हमको वहाँ नहीं मिलती हैं मूलभूत चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जब नहीं मिलती तो उसके लिए वो लोग कहाँ आ जाते हैं, मेन प्लेन एरिया पे, कि वहाँ पे उनको ये सारी चीज़ें फैसिलिटीज़ मिल जाएं। तो जैसा कि रूप सिंह ने किया था, वो वहां पे आ गए थे, मंसूरी आके रहने लगे थे और वहीं रहकर कपूर साहब की देखरेख में पर्वतारोहण का परीक्षण भी लिया। मतलब वहां पे पर्वतारोहण सीखा उन्होंने, जिसके फलस्वरूप उन्हें 4000 वेतन वाली नौकरी भी मिल जाती है। किंतु भूप सिंह को किसी भी हाल में अपनी मातृभूमि छोड़कर जाना गवारा नहीं था। तो रूप सिंह ने अपना घर छोड़ा, फिर शेखर कपूर साहब के यहाँ आके जो है उन्होंने क्या कहते हैं पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली, फिर उनको नौकरी भी मिल गई 4000 की। लेकिन इसके विपरीत भूप सिंह के साथ बहुत कुछ घटित हुआ, उनका सब कुछ तबाह हो गया। लेकिन तब भी उन्होंने अपने घर को छोड़ने का निश्चय नहीं किया, कि वो अपने घर को छोड़कर नहीं गए। अपने अनुज के पलायन से व्यथित भूप सिंह पर जब विपत्तियों का पहाड़ टूट जाता है, भूस्खलन के कारण उनके खेत, घर, माता पिता सभी पर्वत की गोद में समा जाते हैं, तब भी वह उसी हिमांग पर्वत के ऊपर घर बनाकर रहने लगते हैं और अपनी पत्नी शैला के साथ मिलकर खेती करते हैं। विपरीत परिस्थितियां भी उन्हें अपनी मातृभूमि से दूर जाने नहीं देती और वह हिमांग पर ही जीवन जीने मरने की ठान लेते हैं। इस प्रकार पहाड़ के संघर्ष में जीवन से घबराकर एक और रूप सिंह अपने क्षेत्र से पलायन कर जाता है, वहीं दूसरी ओर उसके बड़े भाई तरह तरह की मुसीबतों का सामना कर अपनी मातृभूमि में रहते हुए कर्मठता, खुददारी, आत्मविश्वास व आशावादी जैसे जीवन मूल्यों की रक्षा करते हैं। तो जहां एक भाई ने इन मुसीबतों से जाकर पलायन करके आसान जिंदगी चुनी, वहीं पर भूप सिंह के साथ जहां पर उस पहाड़ में इतना सब कुछ घटित हुआ, सब कुछ खो गया, वहां पे फिर से उन्होंने मेहनत करके सब कुछ खड़ा किया। तो यहाँ पर एक भाई आसान रास्ते पे गया, दूसरे भाई ने मुश्किल रास्ता लिया। तो यहाँ पर भूप सिंह जो है वो बहुत ही आशावादी व्यक्ति, कर्मठ यानी कि अपनी कर्म में परायणता रखने वाला व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को हमने देखा। तो यहाँ पर हमें दो चीज़ें, आसान रास्ता चुनना और मुश्किल रास्ता चुनना, दो व्यक्तित्व को हमने यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से इस पार्ट का पूरा एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हमने यहाँ पे ख़त्म किए। आप सब ने अच्छे से समझ लिया होगा इस चैप्टर में क्या क्या है।
तो इससे पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियोस आ चुके हैं इस वन शॉट रिवीजन के, तो वो अगर आपको देखने हैं तो आपको कहाँ मिलेगा? उसके लिए आपको हमारे चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे आना पड़ेगा। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ पर सीबीएसई इंग्लिश मीडियम दिखेगा। आप इसे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ वन शॉट रिवीजन आएगा। आप इसे क्लिक करिए, आपके सामने वो सभी क्लासेस आएंगे जिनमें वन शॉट रिवीजन अवेलेबल है। आपको अपनी क्लास को सिलेक्ट करना है। आपकी क्लास है 12th। आप इसे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने क्लास 12th की पूरी प्लेलिस्ट आ जाएगी। देखिए इसमें सभी सब्जेक्ट्स हैं जिनके वन शॉट रिवीजन अवेलेबल हैं। तो आप जिस भी सब्जेक्ट में आपका एग्जाम होने वाला है आप उसको देख सकते हैं। सपोज आपका हिंदी में होने वाला है तो आप यहाँ पर हिंदी क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने बुक्स आएंगी, बुक्स के बाद आपके चैप्टर्स आएंगे। तो अब जो भी चैप्टर आपका एग्जाम या टेस्ट में आ रहा है आपको वो क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखिए, अपने चैप्टर का क्विक रिवीजन कीजिए, अपने एग्जाम्स अच्छे से दीजिए। हम यही चाहते हैं कि आपकी पढ़ाई में कोई भी परेशानी ना आए, इसीलिए हम आपके लिए वन शॉट रिवीजन लेके आए कि फटाफट आपका प्रिपरेशन हो जाए। जैसे हमारा चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसी तरह हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। तो जो भी आपके पहचान में हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं उनको आप हमारे इस चैनल के बारे में बताइए, ताकि जो है उनको अगर कोई परेशानी आ रही है पढ़ाई में तो वो यहाँ से अपने वीडियोस देख सकते हैं। इसे सब्सक्राइब करें, इसके नोटिफिकेशन उन्हें टाइम से मिलते रहेंगे। हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराया जाने वाला सारा कंटेंट टोटली अरेंज्ड रहता है। मतलब आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और दूसरा टॉपिक देखने के लिए आपको बहुत ही इधर से उधर खोजबीन करनी पड़े, ऐसा कुछ नहीं। टोटली अरेंज प्लेलिस्ट है, एक के बाद एक चैप्टर या एक के बाद एक टॉपिक टोटली अरेंज है। मतलब आप क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज हर एक चीज़ टोटली अरेंज है। तो आप इजीली अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ विश्वास करते हैं कि आपको पढ़ाई में किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसीलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।